हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। बेसिक अकाउंटिंग का आज 5th लेक्चर है। हम पहले उन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखे थे। फर्स्ट वन वाज ड्यूअल एंट्री सिस्टम। ड्यूअल एंट्री सिस्टम में ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेबिट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड क्रेडिट. And in the same way, the second one was periodicity concept. We have to bifurcate the complete period of our business in different parts, and we should try to divide it for at least once in a year so that we can close down our books of account and can find out the exact position of the business. Either our business is in profit or it is in loss. और थर्ड देखा था हम लोगों ने एक्रूवल कंसेप्ट. एक्रूवल कंसेप्ट मैंने ये देखा था कि कितना खर्च होना चाहिए पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन में, दैट इज इंपॉर्टेंट. एक्चुअल में जेब से कितना गया, दैट इज नॉट रेलिवेंट. कितना एक्चुअल में इनकम आ गई, आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. कितनी एक्चुअल में रिसीट हुई, वो इंपॉर्टेंट नहीं था. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में देखा था कि हर एक वो ट्रांजैक्शन विच कैन बी टर्म्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली कैन बी रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट गेट रूम इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट देखा था. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में देखा था कि we have to record transaction in our books of account in such a way that the business will run for forever and it will not be shut down in near future. We know in advance, we know very well that our business is going to be shut down, but we have to record the transaction. Meanwhile, if transaction occur, that our business will not be shut down or closed down. Okay, यहाँ तक देखा था. और इसके बाद हम लोगों ने मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, याद आया होगा. मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि we have to recognize all the expenses for the period for which we are going to prepare our financial statement. We have to recognize the income as our income for that period for which we are going to prepare our financial statement. That is our matching concept. और हम लोगों ने इसको डिटेल में देख लिया था. पीरियोडिसिटी, मैचिंग और एक्रूवल तीनों को मिक्स करके भी देख लिया था. आज हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं. कहाँ आगे बढ़ेंगे सर? ये देख लिया. ठीक है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. 7th कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं. और मैंने जाते जाते आपको प्रूडेंस कंसेप्ट के बारे में बताया था. यस और नो? जी सर, बिल्कुल बताया था आपने. जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज आवर 7th वन, और वो है आपका प्रूडेंस कंसेप्ट. इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग
दूरदर्शिता की अवधारणा, यानी हम आज यहां बैठे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या सोचकर आप स्टडी कर रहे हैं? इस समय कुछ दूर का सोच करके आप स्टडी कर रहे हैं। करियर बनाना होगा, कुछ और काम करना होगा, मींस इसका यूटिलाइजेशन करना है। यू आर यूजिंग द कंसेप्ट प्रूडेंस राइट नाउ। अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसका पर्पस पास होना होता है, पढ़ आज रहा है लेकिन उसका रिजल्ट 1 साल बाद आएगा। प्रूडेंस कंसेप्ट। मैं अगर आपसे पूछूं, मान लेते हैं आप स्टूडेंट हैं, मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पास होने के लिए आए हो या फेल होने से बचने के लिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में इस चीज़ को बताया था, तो मैक्स ऑफ यू वेयर रिप्लाइड, एज्यूम्ड वेयर रिप्लाइड कि वी आर हेयर टू पास आउट। ओके, बट आई टोल्ड यू दैट यू वेयर रॉन्ग एट दैट टाइम। आप अपने आप को फेल होने से बचाने के लिए यहाँ आए हो। कहीं ना कहीं यहाँ कम मार्क्स ना आ जाए उस डर से आप आए हो, या जितना आना चाहिए उससे ज्यादा है उसके लिए आए हो। वो डर आपको यहाँ लाया है। अगर हमें पता चल जाए कि रिजल्ट तो आना ही आना है, 100% इज श्योर दैट द रिजल्ट विल कम आउट इन फेवर ऑफ मी, then what is the need to search a teacher? What is the need to do the study? Not at all. और देखें, रिजल्ट 1 साल बाद आएगा, लेकिन आज पढ़ रहे हैं और आज हम पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी तरह बिजनेस में भी हो सकता है फ्यूचर में कोई लॉसेज अराइज हो सकता है फ्यूचर में कुछ लॉसेज अराइज हों। उन लॉसेज का अगर आज हम कुछ एस्टिमेशन कर सकें, दैट इज गुड वन। हमारे घर में 5 साल बाद शादी है, क्या करें? जब 5 साल बाद शादी होगी एंड टाइम पर, उस समय हम 10 लाख 15 लाख 5 लाख का अरेंजमेंट करें, या आई शुड ट्राई माई बेस्ट टू अरेंज द फंड राइट नाउ? आई शुड ट्राई टू स्टार्ट टू अरेंज द फंड फ्रॉम राइट नाउ। इट इज बेटर ऑप्शन ना। पिताजी हैं, मालूम है घर पे 10 साल 15 साल बाद किसी की शादी होनी है, ऑफिस से आते हैं 100 रुपए 200 रुपए गुल्लक में डालते जाते हैं, पिगी बैंक में डालते जाते हैं, और 15 साल बाद जब शादी हो रही होती है तो उस समय गुल्लक लेते हैं और तोड़ते हैं। अब उस समय अरेंजमेंट करने की ज़रूरत थी 20 लैक्स की, और जब हम लोगों ने गुल्लक तोड़ा तो उसमें से निकले 15 लाख। ये पॉजिटिव है या निगेटिव? सर 5 कम हो गया। अरे 15 मिले तो सही, नहीं करते तो 20 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ता। 25 लाख मिल गए, ज़्यादा खर्च कर लेंगे, ज़्यादा ऐश कर लेंगे, 20 के 20 मिल गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मीन्स हमें फ्यूचरिस्टिक लॉसेस के लिए आज से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हम 11th आवर्स के लिए अपने आप को वेट नहीं कर सकते। इन द सेम वे, अगर हमको फ्यूचर में कुछ फायदा होने वाला हो, अगर फ्यूचर में कोई फायदा होने जा रहा है, let it be. As and when it will arise, we'll try to record it in our books of account. That's it. जब फायदा होगा बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। लॉस होने की उम्मीद है, ट्राई टू मेक द अरेंजमेंट ऑफ दैट फ्यूचरिस्टिक लॉस फ्रॉम राइट नाउ। लेकिन फायदा होने वाला है, लेट इट बी, भूल जाओ। जब फायदा होगा तो उस समय रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बात समझ में आई? पास हो गए तो उस समय मोहल्ले भर में मिठाई बांटेंगे, दैट इज अनदर थिंग। दिस इज आवर प्रूडेंस कंसेप्ट, दिस इज आवर प्रूडेंस कंसेप्ट। यहां मैंने इस, अगर ध्यान दें तो मैंने इस कंसेप्ट में एक बहुत बड़ी बात बताई, और अगर मैं आपको ये कंसेप्ट अभी साथ के साथ बता दूं तो आपको एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होगी। You would not be capable to bifurcate the concept between these two. The first one is prudence concept and the second one is realization concept. हिंदी में कहते हैं इसको वसूली की अवधारणा। जी, प्रूडेंस और रियलाइजेशन में फर्क क्या है? प्रूडेंस कहता है नेवर एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिट।
but always try to make necessary provisions for expected losses। जी, ये किसने कहा? ये प्रूडेंस कंसेप्ट ने बोला। तो सर ये रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि इफ देयर इज एनी डाउट, मैं लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा आपको दोनों को कंपैरिजन करने में। इफ देयर इज एनी डाउट टू अल्टीमेट collection of any income, try to postpone it until actually realizes in cash। दोनों में फर्क समझ में आएगा। अब मैं आपको ऐसे छोड़ दूं तो डाउट रहेगा, आप अंतर नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कोई लॉस होगा, कोई लॉस होगा, कोई लॉस होगा, कुछ जेब से निकलेगा, कुछ जेब से निकलेगा, कुछ जेब से निकलेगा, उसके लिए प्रोविजन आज से स्टार्ट कर दो। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है मैंने आपको उधार माल बेचा, मुझे आपसे फायदा होने वाला था, आप मेरा पैसा लेकर भाग गए। आपसे मुझे फायदा होने वाला था, मैंने आपको माल बेचा। Now I was just having an expectation that I'll collect the amount due from you duly in time, but mine expectation was worthless, और आप मेरा पैसा लेकर के भाग गए। और अगर आप मेरा पैसा लेकर के भाग गए तो जो इनकम मैं शो कर रहा था, जो कि मैंने आपको एक्रूवल कंसेप्ट में बताया था कि कितने का सामान बिका, आप इनकम मान लो, चाहे नगद बिका चाहे उधार बिका, चाहे आपको कैश एक्चुअल में आया या नहीं आया, लेकिन वो आपकी इनकम हो गई। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले और लास्ट सेशन में आपको यही तो डिस्कस किया था एक्रूवल कंसेप्ट में। तो मैंने आपको उधार माल बेचा, ना हैविंग द एक्सपेक्टेशन दैट द अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय मी, आई रिकॉर्डेड दैट ट्रांजैक्शन एज आर इनकम। लेकिन अब अगर मुझे लगता है, मैंने क्या कहा, इफ आई फील, इफ आई थिंक दैट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम यू इज अनरियलाइजेबल, cannot be realized, then in that case I should try to not to treat it as mine income until or unless it actually realizes। Is it clear? जी सर। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कुछ पैसा जाएगा जाएगा, यानी आप खर्च की बात कर रहे हैं प्रूडेंस कंसेप्ट में और इनकम रिलेटेड बात कर रहे हैं रियलाइजेशन में। बिल्कुल सही आपने पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि हम प्रूडेंस कंसेप्ट में केवल लॉसेस की बात करते हैं, आउटफ्लोज की बात करते हैं, लेकिन आने वाला पैसा ना मिले तो वो भी तो लॉस है। एक पैसा जो जेब से जाएगा, मैंने चाय पी वो गया, एक जो मुझे किसी से मिलना था वो नहीं मिलेगा, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लॉस। जी, तो इसी के बारे में है रियलाइजेशन कंसेप्ट, जो कहता है इफ देयर इज एनी डाउट टू अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ एनी इनकम, ट्राई टू पोस्टपोन इट, ट्राई टू नॉट टू रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन इनकम until or unless actually you realizes in cash। ठीक, आगे चल सकते हैं, बिल्कुल। और ये वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिस पर हम लोग आगे पूरी तरह से बेस्ड रहेंगे, ध्यान देंगे, आगे आने वाले समय में हम लोग पूरी तरह से बेस्ड रहेंगे। एक नया कंसेप्ट ले लेते हैं ना, हिस्टोरिकल कंसेप्ट।
ऐतिहासिक या ऐतिहासिक लागत की अवधारणा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, इसको भी बोल सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट। व्हाट इज दिस? ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या है? आप जब हमारा बैलेंस शीट, जब आप वहां पर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट ढंग से सुनेंगे, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो वहां आप यहां पर लिखेंगे एसेट्स और यहां लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज। फिलहाल हम नहीं मानते कि आपको कुछ आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यही मानते हुए आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। तो ये आप बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ये इस तरह से बैलेंस शीट है। एसेट्स में आप मशीनरीज दिखाएंगे, बिल्डिंग दिखाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट की। मान लेते हैं मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 1 अप्रैल 10 को 10 lakhs में, क्लियर जी। और अब उस बिल्डिंग का हिसाब है, आज हम ये जो बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं ये 31 मार्च 18 को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, और 31 मार्च 18 को उस बिल्डिंग की कीमत है 100 lakhs। हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है। अब आप हमें बताइए ना, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो ऑल द यूजर्स, ईदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल। I'll make it available to all the users। हर एक यूजर हमारे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, एंड आफ्टर सीइंग दैट दे विल टेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट, वेदर टू डील विद अस और नॉट। दे विल डिसाइड ओनली आफ्टर सीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी जो जमीन या बिल्डिंग की कीमत है, नाउ इट हैज become 100 lakhs। Now tell me whether should I record it at 10 or 100? मैं इसको अपनी बैलेंस शीट में 10 दिखाऊं या 100 दिखाऊं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपके जो दिमाग में आ रहा है सर, अगर जमीन का दाम 100 लाख हो गया है, ट्राई टू शो इट एट ₹100 lakhs, cause we have to show the other people that what the items are available with us in our financial statement, how strong we are, we have to show them, and for that purposes we have to show it at ₹100 lakhs। if we'll show it at ₹10 lakhs, आपकी स्ट्रेंथ 100 lakhs है, आपने उसको 10 लाख में दिखाकर बर्बाद कर दिया। सर, दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितनी जमीन और जायदाद है? जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन अब आप मुझे कुछ बातें बताएं। मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो मैं आपको एक चीज सेट करवा रहा हूं, ऑल द एसेट्स in the financial statement must be shown at their original cost, must be shown at their historical cost, must be shown at the value at which they acquired, at the value of acquisition, market value fluctuations, ups and downs in the value of the asset won't affect to show in the financial statement। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं जमीन की कीमत 8 लाख हो गई, क्या करें? कितने पर शो करें? 10 लाख पर 8 लाख। सर, आपने तो अब हम लोग को बता ही दिया 10 लाख पर, अभी तो बताया आपने 10 लाख पर शो करो। All the assets and liabilities must be shown in the financial statement at their original cost। आपने अभी बताया, अब मैं बताऊं, आप अभी भी गलत हो। अब हम इसको 8 पर शो करें। सर, कभी आप इधर कभी उधर, बात समझ में आ नहीं रही आपकी। आप कभी कहते हैं 100 मत दिखाओ, दूसरों को दिखाना है 10 पे दिखाओ। अब हम 10 पर दिखा रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करके। आप कह रहे हैं जमीन का दाम अगर कम हो जाएगा 8 लाख तो 8 लाख पर दिखाओ। पेशेंस रखिए, हैव पेशेंस। फिलहाल मैं सही था, 8 लाख पर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मुझे आपको आज स्टडी करवाना है वो है 10 लाख।
हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, and the fluctuations, the market value or fluctuations in the value of the asset and liabilities won't affect them to show in the financial statement. That's it. This is the one line sentence. ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताइए, आपकी किडनी 10 लाख में बिकेगी या मेरी किडनी 12 लाख में बिकेगी? सर आप भी ऐसी कैसी बात करते हैं, हम आपसे ज्यादा हेल्दी हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरा लीवर मेरा दिल वो मैं जानू, और कौन बता सकता है कि किस चीज की कितनी वैल्यू है? आप अपने शरीर की वैल्यू नहीं बता सकते, पार्ट की बतानी पड़ेगी, आंखों की इतनी वैल्यू, दिमाग की इतनी वैल्यू, नाक की इतनी, कुछ नहीं होने वाला। चल उसी तरह बिजनेस में जो हमारी एसेट्स होती हैं, कभी उनका दाम ज्यादा, कभी उनका दाम कम, कभी उनका दाम 10 रुपए से ज्यादा, कभी 1 लाख रुपए से कम, ये वैल्यूज कम या ज्यादा होती रहती हैं, ये वैल्यूज कम या ज्यादा होती रहती हैं। और अगर हम उनको इम्पैक्ट में ले आएंगे तो सोचें, हर आदमी लिखेगा कि हमारे जमीन का दाम 1 लाख नहीं है 10 लाख है, 10 लाख नहीं है 12 लाख है, मेरी मशीनरी का दाम 12 लाख नहीं 18 लाख है। हाउ टू आइडेंटिफाई? वो कंफ्यूजन की स्टेटस क्रिएट हो जाएगी, और हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि दौड़ दौड़ करके इंजीनियर साहब के पास जाए और उसका वैल्यूएशन करवाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन का वैल्यूएशन चाहिए वो भी पॉसिबल नहीं है कि हमें उसी दिन का वैल्यूएशन उसी दिन मिल जाए। हो सकता है 31 मार्च को गया और हमें वो 10 अप्रैल को वैल्यूएशन दे रहा है, नॉट पॉसिबल एट ऑल, मींस वो पॉसिबिलिटी जीरो है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए वन लाइन सेंटेंस बनाया गया। नाउ ईच एंड एवरी बिजनेसमैन हैव टू शो देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, दैट्स इट। अब मैंने जितने में खरीदी मैं शो करूंगा, सामने वाले ने जितने में खरीदी है वो उतने में शो करेगा। ये रूल केवल मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, दैट द सेम रूल विल बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल द पर्संस। ये जो मैंने 10 से 8 बताया, इसके लिए हम लोग को एक एएस और इंड एएस पढ़ना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का। फिलहाल हम उसके बारे में आप अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत आगे की चीज़ है, एडवांस चीज़ है, उसके बारे में अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक इतना समझ में आया होगा। मैंने आज आपको 3 चीज़ें बताई। पहला प्रूडेंस कंसेप्ट, दूसरा रियलाइजेशन कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट गया गया, रियलाइजेशन कंसेप्ट आने वाला था नहीं आया, और तीसरा मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इज इट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट। खत्म होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसको हम लोग कहते हैं सारभूत की अवधारणा। आज मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आपको केवल हिंट दे दूंगा। ये मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है? मैटेरियलिटी कंसेप्ट बताता है, मैटेरियलिटी कंसेप्ट बताता है कि हर एक वो चीज जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो शो करने या ना करने के कारण आपका डिसीजन हां से ना में, ना से हां में कन्वर्ट हो जाए। मैं फिर से बोलता हूं, अगर मैं कोई चीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर दूं या अलग से शो कर दूं, और उसके शो करने या उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने के कारण आपका डिसीजन हां से ना में और ना से हां में हो जाए, वो सारे के सारे आइटम मैटेरियल आइटम माने जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट आइटम्स माने जाते हैं। और मैटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है हर एक वो आइटम या ट्रांजैक्शन जिसके शो करने या ना करने से स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजंस को ना से हाँ में, हाँ से ना में कन्वर्ट किया जा सके, all those items are to be known as material items and we have to show them separately
in our financial statement. नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो सबसे पहले हम आपको इन दो के बारे में ही बताएंगे, मैटेरियलिटी कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद हमारा ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जाते जाते मैं आपको एक बता दूं कि जो मैंने प्रूडेंस कंसेप्ट आपको बताया था ना, लॉस के लिए प्रोविज़न कर लें, प्रॉफिट्स की उम्मीद कभी ना करें, तो प्रूडेंस कंसेप्ट को कभी कभी हम लोग कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका ये दूसरा नाम है, तो कभी आ गया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और मैटेरियलिटी कंसेप्ट में जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसको दो नज़रिए से पढ़ेंगे। कुछ ऑथर्स ने ऑप्शन 1 लिया है, कुछ ने सेकंड ऑप्शन लिया है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग मैटेरियलिटी कंसेप्ट एज वेल एज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इन पर पूरा ध्यान देंगे और हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट ओवर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थैंक्स।